आज हम लोग संपूर्ण क्रांति का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। चलिए आज इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ये जो भाषण कौन दे रहे थे? जयप्रकाश नारायण अपना भाषण पटना के गांधी मैदान में शुरू करते हैं। अब भाषण इस प्रकार शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कोई भी आता है तो भाषण देने वाला तो अपना प्यारे साथियों ही सब बोलता है ना। तो इसी जयप्रकाश नारायण अपना भाषण शुरू करते हैं। बोलते हैं बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति, क्या बोलते हैं? बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, मतलब कि अभी अभी रेणु जी जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वे चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि कविता सुना दे या नहीं। मतलब रेणु जी कौन? रेणु जी पूछे थे कि कविता जो हम पढ़ दें, या फिर उनको मन था सुनाने का। हमने हाँ कर दिया। जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं अपना भाषण में। ये भाषण उसी का अंश है आपके बुक में जो दिया गया है। तो मैंने उससे स्वीकार कर लिया कि सुना दीजिए कविता। लेकिन उसने बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल ही की दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा। वो जो कविता गाया इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था। कौन अस्पताल? ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है, किस अस्पताल के लिए रवाना हुए थे? बेल्लोर अस्पताल। बेल्लोर अस्पताल बहुत फेमस अस्पताल है। जिसको बचने का चांस नहीं रहता वो भी बेल्लोर अस्पताल में जाके उसको बचने का चांस एकदम बन जाता है। तो वो भी कौन? जयप्रकाश नारायण बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। तो वहाँ जाते समय दो मित्र, जाते समय अपने मित्र के यहाँ, उनका मित्र था कौन? ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे 2 दिन। किसके यहाँ? ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे कितना दिन? 2 दिन। क्वेश्चन पूछता है कि उसका कौन मित्र था, किसके यहाँ रुके थे बेल्लोर अस्पताल जाने के वक्त? तो ईश्वर अय्यर के यहाँ। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। कौन कौन मिलने आए थे? दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी को देखे तो बहुत प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितने मेरी आशाएं आपसे लगी तो उसकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में देश की तरुणों को आपने जो किया वो मैं देखता हूँ। तालियों हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। मतलब बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी कि आप जो ताली बजा रहे हैं ताली ना बजाइए, मेरा सिर्फ भाषण चुपचाप पाती सुनिए। क्या जो ये भाषण में हम इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं। जितना आपसे आशा हमको लगा है उसका सबका पूर्ति कर देंगे। जैसे इस आंदोलन से आप, इस आंदोलन का उद्देश्य मेरा, जैसे कोई भी आंदोलन काहे लिए करता है, कोई नेता आंदोलन क्यों करता है? उसका कुछ आशा होगा कि ये वाला, जैसे आज अग्निवीर में बड़ा बड़ा आंदोलन हो रहा है ना, तो काहे लिए आंदोलन नेता रोक रहा है कि अग्निवीर खत्म हो। तो उसका आशा क्या है? उस नेताओं का आशा है कि अग्निवीर खत्म हो। तो ऐसी जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। तो मकसद क्या था कि ये जो भ्रष्ट राजनीति है इसको समाप्त करना है। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि उसका सत्ता को पलट दिए। कितना बड़ा उनका अथी हुआ था। अब आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे। अब क्या बोलते हैं? अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। आप मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे। हुंकार मतलब कस की जो आवाज देता है उसे हुंकार कहते हैं। लेकिन जो हमारे विचार में जो भी कहूंगा वो क्या होगा? हुंकारे ही होगा। कुछ होगा? हुंकार होगा। क्रांति के वे विचार होंगे, क्रांतिकारी जो भी हम कहेंगे वो क्रांतिकारी विचार होंगे, जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट करना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा। अगर हमारे साथ आप आंदोलन में शामिल होते हैं तो गोली खाना होगा, लाठी खाना होगा, बलिदान करना होगा। इतना आसान ये वाला काम नहीं है। जेलों को भी भरना होगा। कुछ के जेलों को, जमीनों की कुर्कियां होगी, जमीनों की कुर्कियां मतलब समझ रहे हो? आपका घर भी ध्वस्त हो सकता है। हाँ, बोलते हैं ये सब कुछ हो सकता है। यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। क्या है? यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। वही भाषण में जो टाइटल दिए थे वही टाइटल हो गया। ये क्रांति नहीं मित्रों, ये संपूर्ण क्रांति है।
यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। यह कोई विधानसभा का विघटन या आंदोलन नहीं है, ये क्या है? वह तो एक मंजिल है कि हमको सत्ता परिवर्तन कर देना है, वहां तक जाना है। वो तो एक मंजिल है, वो तो एक जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। क्या बोलते हैं? दूर जाना है, हमको दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में पता नहीं अभी कितने मीलों तक इस जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। मतलब स्वराज के मतलब अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए कितना लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है। यही भारत के लिए भगत सिंह, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है। यही सब भारत के लिए कि जहां एक तरफ भूख से मरे और दूसरी तरफ जैसे देखो, जैसे एक बात बताते हैं दोस्त, जैसे गरीब, ज्यादातर वोट किसका है? गरीब का वोट। लेकिन वोट जो देता है, वोट देने वाले के बच्चे, वोट देने वाले के बच्चे को देखोगे, उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और यही वोट को जो एक्सेप्ट करता है वो तो फॉर्चूनर में घूरता है, उसका बेटा बेटी तो एकदम अथी में पढ़ता है। तो जो वोट देता है वहाँ पे, यही भारत के लिए भगत सिंह शहीद दिए, कुर्बानी हुए थे कि हमारा भारत में ऐसा होगा। कभी सोचे भी नहीं होंगे कि एगो देने हमारे यहाँ दो तरह के लोग रहता है, एगो भूखले मर रहा है तो वो खा के मर रहा है। आ रहा है ना बात समझ में? तो यही भारत के लिए हमारे भगत सिंह शहीद हुए थे। इतना लाखों लाख जवान हमारे कुर्बानियाँ दी हैं। कितना लोग एकदम हंस के फांसी पर लटक गए थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, अब फिर भी आज़ाद होकर भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जैसे हम लोग कुछ बोल सकते हैं नहीं ना, जैसे किसी के यहाँ बोल दें कि वो ऐसा काम कर दीजिए तो हमको तुरंत अथी कर लेगा कि नहीं? तो हम लोग आज़ादी में ना जी रहे हैं। चलिए छोड़िए, चैप्टर पे आते हैं। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भर्ती रहती है, जिसके लिए यही आज़ादी के लिए हमारे देश की लाखों लाख जनता हर साल जेल जाते रहती है, लेकिन आज 27-28 वर्ष का बाद वो जो स्वराज है उसमें जनता करा रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं, जनता का निगलता है बगैर रिश्वत दिए। ये बाबू ये भाषण कब दिए हैं? 1974 में, 5 जून 1974 पटना में। 5 जून 1974, तो 1974 मानो ना, 5 जून 1974 में भाषण। आज़ाद हमारा प्रदेश कब हुआ था? 1947। अब इसमें से घटा दो, इसमें से 30 वर्ष देखो, 14 में से 7 गया, 7 अरे 6 में से 4 गया, 2 आए ना। तो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 27 वर्ष बचा ना। तो वही तो जब भाषण दे रहे हैं उसी समय ना बोल रहे थे, तब बोल रहे हैं कि आज लेकिन 27-28 साल हो गया। आज 27-28 वर्ष का वो स्वराज है जिसमें जनता करा रही है, जिसमें जनता इतना भूख है, महंगाई है, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए। आज भी तो वही हाल है। आज भाषण दिए हुए उनका कितना साल हो गया ना, कितना 40 साल, लेकिन आज भी वही हालत है। भूख है, महंगाई है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं, सोचो उस समय भी रिश्वत दिया जाता था, आज भी रिश्वत दिया। तो इनका सब खाली नाम के लिए जयंती मनाता है। बोले थे ना, लालू यादव और नीतीश कुमार इनका चेला, इसीलिए जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अरे जयंती मनाने से क्या होगा? इनके विचारों का पालन करो। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, वहाँ भी उसमें वहाँ जहाँ भी रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। दफ्तर में जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे बैंक में जाओ, सब जगह बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही। ये जो अन्याय हो रहा है, रिश्वत वाला अन्याय का क्यों हो रहा है? इसके अन्याय के नीचे जनता दब रही है। आज एगो राशन कार्ड वाला ट्रेंड चलल है बिहार में, 2500 रुपया दीजिए राशन कार्ड पाइए, कन्फर्म। अब जो सोचो गरीब आदमी है जिसका 100 रुपया 200 रुपया कमाई है, वो 2500 रुपया किसी पे विश्वास करके देगा?
नहीं ना देगा तो उसका बनेगा राशन कार्ड, और नहीं बने अब सब अमीर आदमी का राशन कार्ड बन रहा है और गरीब आदमी ऐसी भूख टेटाएगा। तो वो रिश्वत लिया जा रहा है इसलिए ना, तो हमारे आज़ाद भारत में कहाँ जी रहे हैं सब, खाली इनका जयंती मनाने में बेदम है। इनका जयंती आएगा ना 11 अक्टूबर, देखना फेसबुक पे ट्रेंड कितना चलेगा। तो इनका जयंती मनाने से क्या होगा, इनके विचारों का पालन करो। जहाँ भी जाओ तो काजी होता है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। हर प्रकार से अन्याय किया जा रहा है जनता के ऊपर। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। जैसे आया है कुछ स्कूल बनावे ले पैसा, 1 नंबर ईटा के अलग अले 4 नंबर वाला ईटा, अरे 1 साल बाद ध्वस्त हो रहा है उस स्कूल। सरकारी स्कूल का यही ना हाल है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ। आज मगध यूनिवर्सिटी का हाल जानते हो ना, मगध यूनिवर्सिटी का हाल जानते हो ना, नहीं जानते हो? भविष्य बर्बाद करना है तो मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। 3 साल का डिग्री अब उस 6 साल में मिलता है। 3 साल का कोर्स BSc BA का कोर्स है, वो 6 साल में देगा। अब सोचो बिहार का सबसे ज़्यादा IAS IPS कहाँ पैदा होता है? बिहार में। बिहार में अब सब लोग को जनरल हो गया, नेता लोग को, कि बिहार से IPS और IAS नहीं पैदा करने देंगे। वो कहो कि मगध यूनिवर्सिटी को इतना बेकार बना दिया है, उत्तर प्रदेश से BC यहाँ आता है नौकरी करेला, BC यहाँ नौकरी करेला आता है और 3 साल का डिग्री 6 साल में देता है। अब सोचो जो भी इंटर पास करता है उसका मिनिमम एज 20 साल और 6 साल में वो डिग्री देगा बबुआ मगध यूनिवर्सिटी। 26 साल में वो खाक तैयारी करेगा IAS IPS के। सबके IAS IPS से बिहार से जलन हो रहा है, ठीक है ना। पूरा सभी नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन इनका नष्ट हो रहा है। जो उनका जीवन है नष्ट है ना हो रहा है। अब 26 साल में कौन नौकरी की तैयारी करेगा? नौकरी की तैयारी करेगा कि पढ़ेगा लिखेगा कि अपने पैर पे खड़ा होगा? जब 25 साल होता है ना किसी का, नौजवान का, तब घर से पैसा देना बंद हो जाता है। अब सोचो, अब जब जिसका सपना होगा कि हमें 22, 23, 21, 22 की उम्र में IAS IPS का एग्जाम दे, वो कैसे दे पाएगा बिहार के लोग? 26 साल तो उसका यही करने में लग जाता है। 20 साल में इंटर पास किया तो 6 साल लगा देगा यही। शिक्षा भी दी जाती है तो गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा भी दिया जाता है तो शिक्षा पाकर दर्द खाना पड़ता है नौकरी के लिए। शिक्षा भी हमें ग्रेजुएशन और MA कर ली है तो पर भी काम करना पड़ेगा। नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। नौकरी के लिए RRB और NTPC के लिए कितना आंदोलन करना पड़ा, कितना लोग के शहीद भी हो गया। आज अग्निवीर के लिए आंदोलन में कितना लोग हुआ ना, कितना लोग जान दे दिया। तो एक तो पहले शिक्षा ग्रहण करो, 6 साल में वहाँ मार खा के, और फिर नौकरी के लिए दर दर भटको। नौकरी मिलती ही नहीं। नौकरी दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन बेरोजगारी, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती है। अब अभी 5 साल नेता बन जाएगा ना। 2020 में चुनाव हुआ था ना विधानसभा के, 2020 के बाद कोई नेता आया कुछ करेला? आने दो 24 और 25, 2024 और 25 नेता के लाइन लगल रहेगा। कुछ गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। और यहाँ के जितना यहाँ के नौजवान मूर्ख है, क्यों हाँ ये वाला लाइन खाली बोल देगा ना सब नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो या कोई भी हो, मोदी जी हो, सब आके बोलेगा गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। और ये वाला लाइन बोल देगा 24 और 25 में, 24 और 25 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, 25 में विधानसभा मुख्यमंत्री का चुनाव है। और ये वाला लाइन बोलेगा गरीबी हटाओ और बेरोजगारी हटाओ, पूरा वोट बैंक उसके तरफ हो जाएगा। जो बोलेगा 10 लाख रोजगार देंगे, उसके तरफ वोट बैंक हो जाएगा। और कोई फिर दोबारा देखने नहीं आता है, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है और गरीबी हटाओ का नारा लगते जाता है। लेकिन गरीबी बढ़ती है पिछले वर्षों, तो लेकिन गरीबी तो बढ़ते जाता है, गरीबी हटाओ का नारा लगते जाता है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं दोस्त, ये जयप्रकाश नारायण का है। इतना एटीट्यूडियल भाषण हम मन है, ये लिखा हुआ है। तो मित्रों आज की स्थिति ये है। फिर लिखते हैं कि मित्रों आज की स्थिति ये है। और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। दिनकर जी हमको वहाँ कुछ शब्द सुनाए, वो बड़े हृदयग्राही मतलब हृदय में समा गया। नहीं कहता कि दिल से ये शब्द हमको लग गया यार। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक,
के घर पर वह मेहमान थे। कौन? एक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? तो रामनाथ जी गोयनका। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 दिन उनको अस्पताल पहुंचाया गया गोयनका जी ने। 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, उसे क्या कहते हैं? बिलिंगडन नर्सिंग होम, बिलिंगडन नर्सिंग होम। हम एक जो ऑब्जेक्टिव कराता है उसको डबल बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। सारा इंतजाम था वहाँ पर, पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार नहीं पहुंच, वहाँ सारा इंतजाम था। कहाँ? बेलौर का जो अस्पताल था वहाँ बिलिंगडन नर्सिंग होम, सारा A to Z प्लान था, सब चीज का एकदम इंतजाम था। आज पटना का अस्पताल जाके देख लीजिए ना, आज किसी का अस्पताल के नाम पे हर साल पैसा खर्च होता है और किसी का इलाज सही नहीं होता है। पटना का हॉस्पिटल देख लीजिए, गया का हॉस्पिटल देख लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे देखो दूसरा अथी का, खास करके बिहार में पटना का अस्पताल में तो मरीज गया ना तो 3 घंटा में भी तैयार नहीं होता है उसका। मरीज जाते जाते हॉस्पिटल में चाहे ना मर जाए, कोई सुने वाला नहीं है। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे वहाँ। कहाँ? बिलिंगडन नर्सिंग होम में सब डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। लेकिन दिनकर जी का हार्ट जो था फिर से जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया था, उसी रात उनका निधन हो। ऐसी चोट लगी उनका, यह कविता सुन के उनका यह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। जब कोई व्यक्ति मरता है उसका बहुत सारा उसका जो खासियत होता है वो याद आने लगता है, तो उनको भी खासियत याद आने लगा। आज लगते हैं हमारे 2 मित्रों की कमी, आज लगते हैं हमारे 2 मित्रों की कमी है। आज भाई बेनपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का आज भी इस सभा का वर्णन वो कर देते। कौन? बेनपुरी जी। कौन? बेनपुरी जी महान कवि थे। वो कवि ऐसा लिखते थे, उनका पूरा नाम बेनपुरी जी का था, 8th क्लास में शायद देले बेनपुरी कुछ, तो उनका जो अथी में था। आज का जो बोल रहे हैं कौन? जयप्रकाश नारायण बोल रहे हैं कि आज अगर होते तो ये सभा का वर्णन कर देते, ठीक है ना। उनका जो लेखनी में ताकत थी वो आज का जुलूस का वर्णन कर देते। आज की इस सभा का वर्णन वो देते, एक एक शब्द में अंगार होता। अगर आज वो इस सभा का वर्णन देते तो एक एक शब्द उनका अंगार होता। अंगार मतलब उनका अथी रहता, सब सोचने पे मजबूर हो जाता। उनकी लेखनी में जो ताकत थी वो आज का जुलूस को एकदम अथी कर देते, पूरा लिखते उस पर ऐसा जुनून पैदा कर देते। आज दिनकर जी की जो कविता लिखते हैं नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों नर और नारियों द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। मतलब आज जो दिनकर जी अगर होते, दिनकर जी का मौत हुआ था बिलिंगडन नर्सिंग होम में, ठीक है ना, वहीं गए थे वो जयप्रकाश नारायण। तो देखे तो उनका याद कि अगर आज दिनकर जी होते तो वो ऐसा कविता लिखते कि भारत नवनिर्माण हो जाता, भारत में पूरा इनका कविता सगरो फैल जाता। तो भारत नवनिर्माण का मतलब भारत फिर से एकजुट हो जाता और गरीबी और बेरोजगारी के पीछे संघर्ष करता। आज देखो ना, अग्निवीर के लिए 4 दिन हंगामा हुआ, फिर समाप्त, फिर से लागू हो ही जाएगा, लागू हो ही गया जब तब फार्म स्टार्ट हो। लेकिन आज दोनों ही नहीं, ना दिनकर जी रहे ना बेनपुरी जी, दोनों आज